हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हिस्ट्री के ये नए और लेटेस्ट वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही जानदार और शानदार साबित होने वाला है और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद और यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से हर साल ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं और मैं आपको जो भी कुछ यहाँ पढ़ाऊंगा सारा सवाल एग्जाम से लड़ेगा और आप सारा सवाल का जवाब लिख के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का पहले हम बताते हैं आपको अर्थ। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होता है? और आप तो जानते हैं यूरोप क्या है, आपको पहले से पता होगा। यूरोप एक महादेश का नाम है। जिस प्रकार एशिया एक महादेश है, इसी तरीके से अफ्रीका महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेश है। उन 7 महादेश में से एक महादेश यूरोप भी है। समझ गए सर? अब समझते हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राष्ट्रवाद कोई देश नहीं है, राष्ट्रवाद कोई चीज नहीं है, राष्ट्रवाद इंसान का सोच है। राष्ट्रवाद इंसान का एक सोच है। अगर राष्ट्र के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, राष्ट्र के प्रति आप अच्छी भावना रखते हैं, इसका मतलब आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना है, आप राष्ट्रवाद वाला गुण रखते हैं। बात समझ गए? और जिस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होती है, उस देश का सरकार या राजा देश का क्षति नहीं कर पाता है, देश का अपमान नहीं कर पाता है, क्योंकि उस देश के जनता, उस देश के लोग ने अपना देश को बचाने के लिए, अपना देश का क्षति न हो, इसके लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। बात समझ में आपको आया? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक सोच है। अगर आप राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचते हैं, आपके अंदर राष्ट्रवाद की गुण है। और जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है, वह इंसान राष्ट्रवादी कहलाता है। वह इंसान राष्ट्रवादी कहलाता है। जिस प्रकार आपको मैं बताता हूं सर, आतंकवाद एक क्या होता है? आतंकवाद एक शब्द है, आतंकवाद, और एक शब्द है समाजवाद, और एक शब्द है उपनिवेशवाद, और एक शब्द है राष्ट्रवाद। तो आतंकवाद भी एक सोच का नाम है, समाजवाद भी एक सोच का नाम है, उपनिवेशवाद भी एक सोच का नाम है। आप अगर गौर करेंगे तो राष्ट्रवाद के अंत में भी वाद, और आतंकवाद के अंत में वाद, समाजवाद के अंत में वाद, और उपनिवेशवाद के अंत में वाद। राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच राष्ट्रवाद, और मारने धारने वाला सोच
आतंकवाद। समाज के प्रति अच्छा सोच, समाजवाद। एक देश या फिर किसी देश को गुलाम बनाने वाला सोच, उपनिवेशवाद। और जिस इंसान के अंदर आतंकवाद की भावना होती है उस इंसान को आतंकवादी कहते हैं। और जो इंसान समाजवाद की भावना रखती है उसे हम लोग समाजवादी कहते हैं। और जिस इंसान के अंदर उपनिवेशवाद की भावना होती है वह इंसान उपनिवेशवाद कहलाती है, वह इंसान उपनिवेशवादी कहलाते हैं। बात समझ में आ गया सर? राष्ट्रवाद क्या है? सिंपल एक सोच का नाम है। अगर आप राष्ट्र के प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, आपके अंदर राष्ट्रवाद है और आप क्या हो गए? राष्ट्रवादी हो गए। चलिए सर, मैंने राष्ट्रवाद समझ गया। अब इसको और भी अच्छा तरीके से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आते हैं यूरोप। तो यूरोप महादेश में कई देश आते हैं, लेकिन सभी देशों का तो नहीं, मैं कुछ देशों का नाम बताता हूं जिस देशों का चर्चा इस चैप्टर में हुआ है। जैसे ब्रिटेन, इस चैप्टर में चर्चा हुआ है ब्रिटेन। उसके बाद हो गया रूस, फिर हो गया पर्सा, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रिया। ये 4 मुख्य देश है जो यूरोप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। और इन्हीं 4 देश को हम लोग यूरोपीय शक्ति भी कहते हैं, यूरोपीय शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि ये चारों देश बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी बहुत सब देश है, जैसे आपका हो जाएगा इटली, इसके बाद जर्मनी, इसके बाद पोलैंड, और भी कई देश इसमें है जिसका चर्चा इस चैप्टर में किया गया है। आप इन देशों का नाम याद रखिएगा: ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया। इसको हम लोग यूरोपीय शक्ति कहते हैं। और इटली, जर्मनी, पोलैंड भी इस देश का हिस्सा, इस यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका भी चर्चा इस चैप्टर में हुआ है। तो मैंने उन देशों का पहले नाम बता दिया। और एक देश और है सर, फ्रांस, इसका भी चर्चा इस चैप्टर में हुआ है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको हम राष्ट्रवाद विस्तार से। राष्ट्रवाद समझाते हैं आपको हम सर विस्तार से ना। देखिए, राष्ट्रवाद, अगर आपसे सवाल पूछा जाए राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे राष्ट्र के प्रति अच्छी भावना या सोच राष्ट्रवाद कहलाता है। हो गया। राष्ट्र के प्रति अच्छी सोच या भावना राष्ट्रवाद कहलाता है।
राष्ट्रवाद कहलाता है। और जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है वह इंसान राष्ट्रवादी कहलाता है। जिस इंसान के अंदर जिस इंसान के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है वह इंसान राष्ट्रवादी कहलाता है। वह इंसान राष्ट्रवादी कहलाता है। तो हम सब क्या है सर? राष्ट्रवादी है। अगर देश का अपमान होता है हम लोग मर मिटने को तैयार रहते हैं, है ना? आप राष्ट्रवादी? सर राष्ट्रवादी हर एक भारतीय को होना चाहिए, ठीक है? और ये राष्ट्रवादी पहले नहीं था लोगों के अंदर, तो अंग्रेज 200 साल तक हुकूमत किया, 200 साल तक राज किया। उसका सबसे बड़ा रीजन था भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। चलिए हम आगे आते हैं। तो अच्छा, एक सवाल है सर, यूरोप में ही राष्ट्रवाद हम लोग क्यों पढ़ेंगे? अपना देश को छोड़ के यूरोप में ही राष्ट्रवाद क्यों पढ़ेंगे? देखिए सर, यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों पढ़ेंगे, इसका सवाल का जवाब अभी आपको मिल जाएगा। क्यों यूरोप में ही राष्ट्रवाद पढ़ते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कब हुआ था? तो आप बोलिएगा पुनर्जागरण के काल से ही। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यानी राष्ट्रवाद की भावना का बीज रोप दिया था पुनर्जागरण के काल से। तो आप कहिएगा सर पुनर्जागरण फिर क्या होता है? तो पुनर्जागरण में गौर से देखिएगा तो इसमें दो शब्द है, एक पुनर् और एक जागरण, मतलब पुनः जागना यानी दोबारा जागना पुनर्जागरण कहलाता है। और ये पुनर्जागरण की अगर अवधि देखा जाए तो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, लगभग मैं बता रहा हूं। पुनर्जागरण का अवधि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है? इसमें ज्यादा आपको जानना नहीं है, इतना ध्यान रखिए। पुनर्जागरण का मतलब पुनः जागना, इसका अवधि 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना जाता है, ठीक है सर? अब आते हैं अगला, लेकिन उन्नत रूप से, इसी में जोड़ देता हूं, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना,
वाद की भावना उन्नत रूप से फ्रांस की क्रांति से हुई। फ्रांस की क्रांति से हुई। राष्ट्रवाद की भावना की शुरुआत पुनर्जागरण के काल से तो हो चुका था, लेकिन यह उन्नत रूप से कब शुरू हुई तो बोलेंगे फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में भी आपको कुछ बता देता हूं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? सबसे पहला सवाल, फ्रांस का राजा कौन था? इसका आंसर होगा लुई 16वां। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सेनापति कौन था? फ्रांस का सेनापति कौन था? तो आप बोलिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति हो गया नेपोलियन बोनापार्ट, राजा हो गया लुई 16वां। इसके अतिरिक्त हम ये समझेंगे लुई 16वां जो था ये बहुत ही निरंकुश था। लुई 16वां बहुत ही क्या था? निरंकुश था। अब निरंकुश का मतलब क्या होता है? निरंकुश का मतलब होता है अपने मनमानी से काम करना, अपने इच्छा के अनुसार काम करना, जनता का दुख और सुख में कोई चिंता नहीं करना, सिर्फ अपना सुख और दुख के बारे में सोचना। ऐसे सोच को हम लोग बोलते हैं निरंकुश। यानी ये राजा क्या था? बहुत ही निरंकुश था, सिर्फ अपना ही फायदा सोचता था, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था। ठीक है, अगर इसकी निरंकुशता को देखा जाए तो इसके एक बात से पता चलता है। लुई 16वां कहते थे मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 16वां जो था ये कहते थे मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 16वां ये कहते थे मेरी इच्छा ही कानून है। मेरी इच्छा ही कानून है। तो इस बात से पता चलता है जो लुई 16वां निरंकुश शासक थे। मैं कह सकता हूं ये निरंकुश शासक थे। इतना ही नहीं, ये लुई 16वां बुर्बो राजवंश के राजा थे। लुई 16वां बुर्बो राजवंश के राजा थे। और लुई 16वां का एक पूर्वज था जिसका नाम था लुई 14वां। इसी का पूर्वज था।
तो इसका भी एक कथन बहुत ही फेमस है, आई एम द स्टेट। लुई 14वां कहते थे आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूं। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं ही राज्य हूं। इस बात से भी पता चलता है लुई 14वां और लुई 16वां कितने निरंकुश शासक थे। लेकिन लुई 16वां जो था यह अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। अयोग्य का मतलब इसके अंदर शासन करने का कोई क्वालिटी नहीं था, यानी राजा का कुछ भी गुण था ही नहीं, खाली झुट्टू मुट्टू में राजा बन गया था। क्योंकि ये कोई भी क्रांति को दबाने में असक्षम रहते थे, किसी भी क्रांति को ये दबाने नहीं पाते थे। लेकिन लुई 14वां जो था यह योग शासक था, यह योग था। योग का मतलब ये अपनी ताकत से, अपने बलपूर्वक जो भी फ्रांस में क्रांति होता था उन सभी क्रांति को बलपूर्वक ये दबा देते थे, इसलिए इसे योग शासक माना जाता है। और ये जो लुई 16वां था ये भैया तो अयोग था। चलिए सर हम आते हैं आगे। लुई 16वां की पत्नी का नाम था मेरी अंतोइनेट। अभी रुकेगा सर, मैं आपको इसका फोटो भी दिखाऊंगा, मेरी अंतोइनेट का, लुई 16वां का भी फोटो दिखाऊंगा, और मैंने यहां नेपोलियन बोनापार्ट दिखाया हूं। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो लिखा हूं इसका भी मैं फोटो दिखाऊंगा। यह अयोग्य शासक था, इसलिए पता है इसका मौत भी ना बहुत भयानक हुआ था। किसका? लुई 16वां का। चलिए सर आगे देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, इधर लगता हूं ना। चलिए, ये जो लुई 16वां था और लुई 16वां की जो पत्नी थी, ये लोग उत्सव में बहुत ज्यादा रुपया खर्च करता था। उत्सव, एंजॉय में, ठीक है ना, अपने ऐश आराम में बहुत ज्यादा उत्सव में रुपया बहुत ज्यादा खर्च करती थी या खर्च करते थे। उत्सव में काफी रुपया खर्च करते थे, जिसके कारण देश का जो आर्थिक स्थिति था बहुत ही कमजोर हो गया था। और देश का हालत, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का एक सबसे बड़ा रीजन और भी था। 15,000 अधिकारी 15,000 अधिकारी को ऐसे रखे थे जो कोई भी कार्य नहीं करता था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसको बिठा बिठा के अपार वेतन दिया जाता था, और कहा जाता है जो राजस्व का यानी राज के धन का 9% इनकम, 9% धन इसी के पीछे खर्च होता था। बताओ देश का हालत कितना ये खराब कर दिया था। तो देश का हालात को फिर ठीक करने के लिए लुई 16वां ने क्या किया? सारा टैक्स, यानी अधिक से अधिक टैक्स, लगान किसानों से, मजदूरों से वसूलने लगा। और जो बड़े बड़े जो लोग, जैसे कुलीन लोग हो गया,
जैसे पादरी लोग हो गया, वो लोग से टैक्स नहीं वसूलते थे। तो यहाँ के जो किसान और मजदूर थे उसको बहुत ही क्या लगा, बुरा लगा, और सोचने लगा जो यार हम लोग टैक्स दे और नौकरी पे बड़े बड़े ओहदे पे कुलीन लोग और पादरी लोग रहेगा, वो लोग टैक्स भी नहीं देगा और हम लोग का अपमान भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, किसान ने क्या किया, फ्रांस का एक भयानक क्रांति किया। और उस क्रांति में ये लुई 16वां जो था, इसको अरेस्ट किया जाता है, इसको बंदी बना दिया जाता है और कानून के तहत इसको गिलोटिन पे रख करके काट दिया जाता है। हो गया ना सर? इसको गिलोटिन पे रख के काट दिया जाता है। कैसा होता है गिलोटिन? चलो पहले दिखाते हैं आपको गिलोटिन से कैसे मारा जाता है। गिलोटिन से कैसे इसको मार दिया था ना। देखिए सर, गिलोटिन दिखाते हैं आपको। गिलोटिन सबसे पहले ये देख लीजिए, ये है लुई 16वां, ये है लुई 16वां, और ये है उसकी पत्नी मेरी अंतोइनेट। बहुत ज्यादा खर्चीला ये महिला थी, बहुत ज्यादा रुपया खर्च करती थी नेल पॉलिश में, हॉट पॉलिश में, क्या क्या बिंदी कंगन में ये रुपया देखते ना कितना। देखिए मेकअप है, देखिए कितना लगाई है, देखिए क्या क्या लगा के रखी है। देखिए ऐसा पूरा जनता का पैसा वसूल के ना ये मेकअप पे खर्च करती थी। देखते हैं बाल का स्टाइल उस जमाने का, 1889 की क्रांति की बात कर रहा हूं। उस जमाने में कितना देखते हैं ये स्टाइल। ये पता नहीं मुर्गी का पंख ना बगुला का पंख लगा के रखी है ना, अपना बाल को बनाई, पता नहीं चलता है। इतना भयानक ये उत्सव पे रुपया खर्च करती थी, जिससे देश का हालात क्या हो गया था, खराब हो गया था। और इसको भी देख लीजिए, ये तो अयोग था, ठीक है। ये लुई 16वां हो गया और ये हो गया मेरी अंतोइनेट। इसी लुई 16वां को गिलोटिन पे रख के काट दिया गया था। देखिए ये है गिलोटिन, ये है गिलोटिन, इसको बोलते हैं गिलोटिन। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए ना, ये एक यहां पे रस्सी, देखिए इस तरह से एक रस्सी है, यहां पे रस्सी को बांध के रखा गया है और ये रस्सी कनेक्ट है यहां से, एक यहां पे चक्का टाइप है ना, और इस रस्सी को इस धारदार तलवार से बांध के रखा है। बहुत भयानक, ये वजन भी इसका है और इसमें धार भी बहुत भयानक है ना, देखिए। और यहां पे क्या किया जाता है, जिसको गिलोटिन से काटना होता है, इस तख्ता के ऊपर सुला दिया जाता है और यहां पे जो छेद देखते हैं, उस छिद्र पे मुंडी को फंसा दिया जाता है। और ये जो धागा है ना, ये धागा आराम से, धागा को ऐसे आराम से तो नहीं, अचानक से धागा छोड़ देता है। जैसे छोड़ता है ऐसे करके लोहा भयानक से यहां पे आता है और उसका मुंडी उधर, यानी सर उधर और धर इधर, एकदम अलग अलग कर देता है। इसी तरीके से काटा था किसको, लुई 16वां को। इसमें साफ साफ दिख रहा, देखिए आप, ये एक देख कितना तेज है, भयानक। ओ माय गॉड, कितना भयानक तेज है। पकड़ के उसको सुलाना और यहां मुंडी फंसा देना और ऊपर से इसको छोड़ देना। यहां पे देखिए रस्सी है ना, इस तरीके से ये रस्सी को अचानक से छोड़ देगा तो ये लोहा सीधे नीचे आएगा, इसका मुंडी इधर और धर उधर। ये था गिलोटिन से मारने का तरीका। तो ये लुई 16वां को इसी गिलोटिन से मारा गया था। जैसी करनी वैसी बननी, ठीक है। चलिए खत्म हो गया सर उसका मौत। तो लुई 16वां किस वंश के थे,
बुर्बो राजवंश के थे। लुईस 16वां किस वंश के थे? बुर्बो राजवंश के थे। बुर्बो राजवंश का हो गया अंत। बुर्बो राजवंश का हो गया, बुर्बो राज कहां चले गया सर वो? अरे हाँ, नेपोलियन देख लीजिए, नेपोलियन है आपका, ये नेपोलियन नहीं है, ये है नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा इंसान था, कुछ भी कहो, ये ठीक है ठाक था ना। नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा इंसान था ना। ये नेपोलियन बोनापार्ट देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक इंसान था ना ये। नेपोलियन बोनापार्ट था ये क्या हो गया? ये नेपोलियन बोनापार्ट था, ठीक है ना। आते हैं सर अपना टॉपिक पे। देखिए, लुईस 16वां किस वंश के थे? बुर्बो राजवंश के थे। तो बुर्बो राजवंश का क्या हो गया? अंत। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया? बुर्बो राजवंश का अंत कर दिया, समाप्त कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी। इसका फायदा उठाया कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति था। सेनापति नाम का था, लेकिन राजा का क्वालिटी रखता था। इसलिए तो बोलता है सर, आप किसी भी पद पे हो, नौकर के पद पे हो या मालिक के पद पे हो, ये माने नहीं रखता है। माने ये रखता है आपके अंदर किस चीज का क्वालिटी है। अगर आप नौकर के पद पे हैं और मालिक का रखते हैं क्वालिटी, बहुत बड़ी चीज है। और आप है पद मालिक पे और क्वालिटी नौकर का भैया, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। तो ये नेपोलियन बोनापार्ट सेनापति था, लेकिन इसके अंदर आवाजों में जादू था। ये अपने आवाज से, अपने बातों से किसी के दिल में घर बना लेते थे, किसी का भी दिल जीत जाता था। और इसके डायरी में कभी हार नाम का शब्द लिखा हुआ नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने पता क्या किया? इस फायदा का पूरा लाभ लिया। लेकिन पहले मैं और बताता हूं, पहले आपको यहां देखिएगा, देखते रहिए सर आप लोग ना, मैं आपको बता समझा अच्छे से कैसे कैसे होता है, हमको समझ में नहीं आता है। चलिए सर, यहां देखिए, तो बुर्बो राजवंश का हो गया अंत। बुर्बो राजवंश का हो गया अंत। तो फ्रांस के जनता ने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? लोकतंत्र घोषित कर दिया। जो हम लोग क्या हो गए? आज से आजाद हो गए। लोकतंत्र कहो या फिर उसको क्या कहोगे? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र। अब हो गया फ्रांस प्रजातंत्र। तो फ्रांस के जनता ने एक बनाया संविधान। क्या बनाया? संविधान। जिस तरीके से हम लोग का देश में है ना संविधान, उसी तरीके से ये लोग भी बनाया संविधान। और उस संविधान में कुछ बात को रखा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यानी सभी को मिलेगा बराबर अधिकार। लुईस 16वां के समय समानता का अधिकार नहीं था, क्योंकि कुलीन से, पादरी से टैक्स नहीं लेते थे और गरीब किसान भाइयों से टैक्स लेते थे। इसलिए मैं कह सकता हूं, जो समानता का अधिकार लुईस 16वां के समय नहीं था। उसके बाद सभी के लिए समान कर, सभी के लिए समान कर मतलब टैक्स। सभी के लिए समान कर, अमीर हो या गरीब हो, किसान हो या मजदूर हो या कुलीन हो या पादरी हो, सबके लिए क्या होगा? समान कर होगा। और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया या राष्ट्रीय भाषा बनाया।
बनाया, फ्रेंच को क्या बनाया, राष्ट्रीय भाषा बनाया। उसके बाद इसने क्या किया था, सामंती व्यवस्था को या फिर सामंत व्यवस्था कर सकते या सामंती व्यवस्था चलेगा, सामंती व्यवस्था को अंत किया। सामंती व्यवस्था को ये अंत किया था कौन, फ्रांस की जनता ने संविधान बना करके इन सब बातों को लिखा और जनता को बताया गया जो सभी को समान अधिकार मिलेगा, सभी के लिए समान कर होगा, और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है और सामंती व्यवस्था को अंत किया गया। लेकिन ये उतना अच्छा तरीके से देश में लागू नहीं हुआ। तो आता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का होता एंट्री। ये नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बातों में जादू था। ये अपने बातों से किसी का भी दिल जीत सकता था। जिस तरीके से अभी है ना मोदी, काम करे या ना करे, उसको बोलने का अंदाज भयानक है, बोलता गजब का। भाइयों और बहनों, हमें इस बात का अफसोस है, हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं। रोजगार देगा नहीं, खाली उसको दुख होगा, बोलता है गजब का। उसी प्रकार से ये था नेपोलियन बोनापार्ट, गजब बोलता था, जादू था इसके आवाज में। तो इसने क्या कहा, ए फ्रांस वासियों, अगर हमें फ्रांस का राजा बना देते हैं, फ्रांस का राजा स्वीकार करते हैं, तो आपका जो अपमान हुआ है मैं सम्मान दिलाने का काम करूंगा और देश को मजबूती प्रदान करूंगा। यह बात पसंद हुआ फ्रांस के जनता को और ये नेपोलियन बोनापार्ट भैया बन जाता है राजा। ये बन जाता है राजा। कब बनता है राजा ये राजा, चलो दूसरा मैं पेज देता हूं। ये राजा बनता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बन जाता है राजा 18 मई 1804 ईस्वी को ये बन जाता है राजा। अच्छा सर, एक बार मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोला था शायद। क्या गलत बोला था? फ्रांस की क्रांति कहीं पे लिखा था मैंने 1889, वहां पे 1889 नहीं होगा सर, बल्कि वहां 1789 होगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। भूल गया कहां जो बोला था, पता नहीं, आप लोग देख लेना सर। 8 मई 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का बन गया राजा। और इसका जन्म देखोगे अगर, तो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को इसका जन्म हुआ था। और नेपोलियन बोनापार्ट ने देश में अच्छा काम किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी क्या किया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और सभी को समान अधिकार दिया गया। उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। जगह जगह कुआं खुदवाए। उसके बाद आप कह सकते हो ये नेपोलियन ने
ये नेपोलियन ने एक माप तौल पूरे देश में लागू किया। एक ही माप तौल पूरे देश में क्या किया? लागू किया। यानी कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में अच्छा काम किया। इसकी अच्छाई को जो यूरोप के और अन्य देश था, जो आपको बताया, ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया। यहां देखिए, ये ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ये है सर ऑस्ट्रिया। ये चार मुख्य देश, ये देश के लोग भी नेपोलियन का तारीफ करने लगा और ये लोग कहने लगा राजा हो तो नेपोलियन जैसा हो। ये बात जब ब्रिटेन के राजा को, रूस के राजा को, पर्सा के राजा को और ऑस्ट्रिया के राजा को खबर हुआ तो ये लोगों को डर लगने लगा, जो अगर नेपोलियन हम लोग का देश में आ जाता है तो हम लोग का तो फिर धंधा पानी बंद। इसलिए क्या किया, इन चारों देश के राजा ने मिलकर के नेपोलियन को मारने का षड्यंत्र रचा। और नेपोलियन को अंत में क्या करता है, 1815 ईस्वी में इसको हरा देता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 ईस्वी में नेपोलियन का क्या होता है? अंत हो जाता है। तो इसको अंत कौन करता है? तो आप कहोगे यूरोप के शक्तिशाली देश ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये चार देश मिलकर के नेपोलियन का अंत करता है। और अंत करने के बाद फ्रांस की राजधानी वियना में एक सम्मेलन आयोजित करता है। वियना में एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिस सम्मेलन का नाम होता है वियना सम्मेलन। आयोजित करता है जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है सर, क्वेश्चन पूछता है वियना सम्मेलन किसे कहते हैं? तो फ्रांस की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बाद यूरोप के शक्तिशाली देश ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इस वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? इस वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। इस वियना सम्मेलन का मेजबानी वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक का। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ये था मेटरनिक ऑस्ट्रिया का
चांसलर था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया क्या था सर? चांसलर था। ठीक है, इसी ने वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था। एक क्वेश्चन पूछता है ऑस्ट्रिया का वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया था? आप बोलिएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। और मेटरनिख का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था यूरोपीय राजनीति में नेपोलियन द्वारा जो भी परिवर्तन लाया गया है उसको समाप्त करना है। उसको क्या करना है? समाप्त करना है। और इसी मेटरनिख का उद्देश्य था शासन करो और कोई परिवर्तन मत होने दो, खाली शासन करो, कुछ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और मेटरनिख ने फिर क्या किया? नेपोलियन का पतन करने के बाद फ्रांस का राजा बना दिया। फ्रांस का राजा बन गया अब लुई 18वां। लुई 18वां। फिर लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है तो फ्रांस का राजा बनता है फिर चार्ल्स दशक। चार्ल्स दशक। फ्रांस का राजा बनता है चार्ल्स दशक। और चार्ल्स दशक भी बहुत ही निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक होता है। फिर इसके खिलाफ फ्रांस का जनता क्या करता है? आवाज उठाता है। इसका भी अंत होता है। तो मेटरनिख का युग कब तक रहा? मेटरनिख का युग रहा 1815 से 1848 तक। ये हम बाद में पढ़ाएंगे पुनः, मेटरनिख का युग बाद में पढ़ाएंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप लोग जानिए। सबसे पहले फ्रांस जो था, सबसे पहले जो फ्रांस था इसमें सर राजतंत्र था। इसमें राजतंत्र था, मतलब राजा का शासन था। इसमें क्या था? राजा का शासन था। जो हम लोग पढ़े लुई 16वां के बारे में। उसके बाद फिर क्या बन गया? लुई 16वां हट गया तो बन गया प्रजातंत्र, यानी लोकतंत्र बन गया। बन गया लोकतंत्र। लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र बना, लेकिन इस लोकतंत्र को फिर किसने अंत किया? इस लोकतंत्र को फिर किसने अंत किया? तो इस लोकतंत्र को अंत किया नेपोलियन बोनापार्ट। तो फिर से क्या बन गया फ्रांस? प्रजातंत्र, राजतंत्र। फिर से क्या बन गया? राजतंत्र बन गया। तो राजतंत्र को फिर से, राजतंत्र तो बना, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट फिर क्या किया? मेटरनिख ने क्या किया? फिर नेपोलियन को हटा दिया। फिर वो भी राजतंत्र ही लेके आया। क्या लेके आया? राजतंत्र। तो यहां पे देखिए, पहला राजतंत्र में राजा था बुर्गो राजवंश का राजा। बुर्गो राजवंश का राजा था। फिर यहां पे तो लोकतंत्र था। फिर यहां पे जो राजा बना, तो यहां पे राजा कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट बना। फिर यहां पे जो राजा बना, तो यहां बना फिर से बुर्गो राजवंश। बुर्गो राजवंश। क्योंकि नेपोलियन को हटा करके मेटरनिख लुई 18वां को राजा बनाया, तो लुई 18वां बुर्गो राजवंश के ही राजा थे। तो एक बार तो बुर्गो राजवंश का यहां पे अंत हो गया, फिर से बुर्गो राजवंश को यहां पे लेके आया। इसलिए यहां से एक सवाल बनता है, और खूब फेमस सवाल है, क्वेश्चन पूछता है, फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? एक बार अंत हुआ, फिर से स्थापना किस राजवंश का हुआ था? तो आपका आंसर होगा बुर्गो राजवंश। ठीक है सर। चलिए, अब मैंने आपको मैं क्या समझाया, क्या नहीं समझाया, अभी पता चलेगा एक टेस्ट से। फटाफट आप आंसर दीजिएगा ना।
बताइए सबसे पहला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपका आंसर होगा 1789 ईस्वी। दूसरा, फ्रांस की क्रांति के समय, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा कौन था? आपका आंसर होगा लुई 16वां। तीसरा सवाल देखिए सर, पढ़ने से खाली नहीं होगा, आपको सवाल आना चाहिए। सवाल किस तरह पूछता, सवाल बनता कि नहीं बनता है, यह पता होना चाहिए। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सेनापति कौन था? सेनापति कौन था? तो आप बोलिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। नंबर 4। फिर अगला सवाल होगा, लुई 16वां किस राजवंश के राजा थे? लुई 16वां किस राजवंश के राजा थे? किस राजवंश के राजा थे? तो आप बोलिएगा बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश। ठीक है सर। अगला सवाल, फिर आपको 5 नंबर, मेरी इच्छा ही कानून है। मेरी इच्छा ही कानून है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो आपका आंसर होगा लुई 16वां। अगला सवाल, आई एम द स्टेट, मैं ही राज हूं, यह कथन किसका है? आंसर होगा लुई 14वां का। देखिए सर, मैं जितना पढ़ाया आपको बता रहा हूं, फिर बताए क्वेश्चन पूछेगा लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या है? आपका आंसर होगा मेरी अंतोइनेट। मेरी अंतोइनेट। ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। बहुत ज्यादा खर्चीला थी ना। उसके बाद 8 नंबर सवाल, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण हुआ। आप बोलिएगा पुनर्जागरण के काल से। पुनर्जागरण के काल से। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना उन्नत रूप से कब प्रकट हुई? उन्नत रूप से हुई फ्रांस की क्रांति 1789 से। फ्रांस की क्रांति 1789 से। अगला सवाल, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का कौन था? क्या हो रहा है? चल जाओ। हाँ, नेपोलियन, या फिर ऐसे बनाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। समझ जाओ, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन का पतन कब हुआ? पतन 1815 ईस्वी में।
अच्छा, नेपोलियन राजा कब बना? नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? फ्रांस का राजा कब बना? फ्रांस का राजा कब बना बताइए? 1804 ईस्वी में, 18 मई 1804 ईस्वी में। अगला सवाल, दूसरा पेज अटेगा ना, देखिए से कितना सवाल बता दिया आपको मैंने। कितना नंबर हुआ था? 10 नंबर। अब देखिए 11 नंबर। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में, यानी जिस ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था उसी में वियना सम्मेलन हुआ था। फिर पूछेगा वियना सम्मेलन, वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया? किसने किया? तो बोलिएगा मेटरनिख। मेटरनिख, मेटरनिख। नेपोलियन नहीं, मेटरनिख का क्या उद्देश्य था? मेटरनिख का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। कोई परिवर्तन न होने दो। दूसरा उद्देश्य था यूरोपीय राजनीति में नेपोलियन द्वारा परिवर्तन को, नेपोलियन द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदे को समाप्त करना। नेपोलियन द्वारा बनाए गए नियम कानून कायदे को समाप्त करना। और एक चीज यहां से हमको एक चीज और याद आ गया, नेपोलियन ने जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाए थे, उसके नियम कानून को हम लोग नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। नेपोलियन ने जो भी नियम बनाए थे, जो भी कानून बनाए थे, उसको हम लोग नेपोलियन संहिता या फिर नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन कोड कहते हैं। अगला, यह था मेटरनिख का उद्देश्य। और सवाल क्या बनता है देखता हूं, और सवाल क्या बनता है सर, देख लीजिए आप लोग, अगर और कोई सवाल बनता है। हाँ, एक सवाल ये, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब से कब तक रहता है? 1804 से 1815 तक। अगला सवाल, नेपोलियन को पतन करने वाले देश, नेपोलियन को पतन करने वाले देश का नाम क्या है सर? सबसे पहला था ब्रिटेन, दूसरा था रूस, तीसरा पर्सा, चौथा ऑस्ट्रिया। ये 4 देश था, यूरोपीय शक्ति देश। उसके बाद अगला सवाल होगा आपका, अगला सवाल होगा, मेटरनिख युग
कब से कब तक माना जाता है? 1815 से 1848 तक ये युग मेटरनिक का माना जाता है। अब इस युग में क्या क्या मेटरनिक किया, कौन कौन राजा बनाया, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेटरनिक का एक बात और सिर्फ ध्यान दे दो, फिर मैं बात बताऊंगा ना। मेटरनिक कहते थे जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम होता है, ये कहता था। फ्रांस से बहुत डरता था। कौन? मेटरनिक। जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम होता है, ये मेटरनिक कहता था। ठीक है सर, आज का इतना है क्लास। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी कहीं पे भी पसंद हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें, और इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं, अपना तैयारी में रंग लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को काफी शेयर कीजिए। थैंक यू।